नमस्ते बच्चों। आज मैं सीमा गर्ग कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता चंपा काले काले अच्छे चिंती लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। तो आइए कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि त्रिलोचन जी का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि होने के साथ साथ इन्हें अनेक भाषाओं के शास्त्री की संज्ञा भी दी जाती है। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो आइए व्याख्या करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। देखो बच्चों, इसका शीर्षक देखो, अक्षर नहीं चीनती। अक्षर का अर्थ है अक्षर, चीनती अर्थात पहचानती। तो शीर्षक क्या हुआ? चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती। कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस कविता में त्रिलोचन जी ने पलायन के लोक अनुभवों का मार्मिक चित्रण किया है। अक्षरों के लिए काले काले चिन्हों का प्रयोग किया है, जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को प्रकट करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि क्या कहते हैं कि इस कविता की मुख्य नायिका चंपा एक अनपढ़ लड़की है। उसके लिए ये जो काले काले अक्षर हैं वह इन अक्षरों को नहीं पहचानती। कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है और मेरे सामने आकर खड़ी होकर मुझे सुनती है। कि जब मैं कविता की रचना करता हूँ या मैं कुछ पढ़ता हूँ तो वह मुझे सुनती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वह देखती है इन काले काले चिन्हों में से स्वर निकल रही हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों का अर्थ है चार पांवों वाला, अर्थात भैंस और गाय। क्या कहते हैं अब यहाँ पर कवि कि चंपा सुंदर नामक व्यक्ति की लड़की है। सुंदर एक ग्वाला है जो गाय भैंसे चराता है, और चंपा भी कभी कभी उन गाय भैंसों को लेकर चरवाने चली जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। उधम का अर्थ होता है शरारतें। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। तैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चंपा वैसे तो बहुत अच्छी है, मन की अच्छी है, परंतु चंचल है। कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा वो शोर मचाती है और क्या करती है, कभी को बहुत तंग करती है। कभी उनकी कलम चुरा कर ले जाती है, और जब कभी अपनी कलम को लेकर आते हैं तो दोबारा वह उनका कागज उठाकर ले जाती है। अर्थात भिन्न भिन्न तरीकों से वह उन्हें परेशान करती है। उसके लिए यह काले अक्षर एक मजाक है, क्योंकि वह एक अनपढ़ लड़की है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते रहोगे दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। कागज गोदना अर्थात कागज पर लिखना। अब क्या कहती है चंपा? कवि से कहती है कि तुम दिन भर सारा दिन तुम लिखते रहते हो, क्या तुम्हें यह काम बहुत अच्छा लगता है? यह सुनकर कवि कहते हैं मैं हंस देता हूँ, और चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। इस पंक्ति में ग्राम्य भाषा का वर्णन किया गया है। हारे गाड़े का अर्थ है मुसीबत के समय, संकट के समय। काम सरेगा, काम पूरा हो जाएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब कवि कहते हैं कि एक दिन चंपा आई तो मैंने चंपा से क्या कहा? मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, क्योंकि यह तुम्हें मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा। और गांधी बाबा की भी इच्छा है। गांधी बाबा किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया है। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए।
क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तभी हमारा समाज भी उन्नत होगा। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब कवि के समझाने पर कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है तो चंपा स्पष्ट इनकार कर देती है कि मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, गांधी बाबा तो बुरे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गांधी बाबा अच्छे नहीं है, वे पढ़ने की बात क्यों कहते हैं, क्योंकि चंपा पढ़ना लिखना नहीं चाहती। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। गोने जाने का अर्थ है ससुराल जाना। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बालम पति के लिए आया है, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब यहाँ कवि चंपा को सलाह देता है उसे कि चंपा पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम अपने ससुराल चली जाओगी और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा तो तुम अपने पति को कैसे संदेश भेजोगी, उसके द्वारा भेजे गए पत्रों को कैसे पढ़ोगी यदि तुम पढ़ोगी नहीं। तो चंपा क्या कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब चंपा क्या कहती है, लेखक कवि को क्या कहती है कि तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, क्या पढ़ लिख कर व्यक्ति झूठे बन जाते हैं। कहते मैं तो कभी भी पढ़ूंगी नहीं और यदि मुझे ब्याह करने के लिए पढ़ना पड़ेगा तो मैं तो ब्याह भी नहीं करूंगी, कि मैं विवाह नहीं करूंगी, और यदि विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, उसे अपने से दूर नहीं करूंगी। अब यहाँ पर चंपा अपने स्वार्थ के लिए क्या कहती है कि यदि मेरे पति कलकत्ता जाएंगे तो मैं तो चाहती हूँ कि कलकत्ता पर भी पहाड़ टूट पड़े, बिजली गिरे। बिजली गिरने का अर्थ है कि कलकत्ता ही नष्ट हो जाए, अर्थात वह ना पढ़ने के लिए कलकत्ता पर भी वज्र कूटने के लिए तैयार हो जाती है, कलकत्ता को नाश करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक अनपढ़ लड़की, एक अशिक्षित लड़की की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार पढ़ना लिखना वह नहीं चाहती, लेखक के समझाने पर भी वह पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए सारे अक्षर काले काले अक्षर उसको नजर आते हैं और उसे लगता है कि कैसे इन अक्षरों से स्वर निकलते हैं। तो आइए अब हम इस कविता का काव्य सौंदर्य करते हैं। पलायन के लोक अनुभवों का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब इसमें पलायन, पलायन का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, कि ऐसा होता है कि जब पढ़ लिख लिखता है व्यक्ति तो वह अपना शहर गांव छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है, तो वहां पर लोक अनुभवों का मार्मिक चित्रण किया गया है, ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, सरल व सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शिक्षा के प्रति समाज का उपेक्षा भाव। अब चंपा शिक्षा के प्रति उसका कौन सा भाव है, उपेक्षित भाव है, वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती। निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण किया गया है, एक अनपढ़ व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण किया गया है, कभी कभी वह खड़ी खड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आशा है बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।